Hello students, this is Professor Dr. Kinnari Dhruv. This is the second lecture in subject of taxation. The audio video lectures for semester 3 student. The subject name is taxation. In previous lecture we had already seen and view what is the basic meaning and concept of taxation purpose in country or in any nation. What are the basic objectives of taxation? The history of taxation in India, which starts from ancient time to till now. I had told you the timeline, or I had divided the whole history of income tax in India into three phases, from ancient time to 1922, from 1922 to till independence, and till independence to till today. Now, I had already given in this PDF the extra link. By clicking on that link, you can get extra material from this topic or for this particular subject. We had already understand what is the basic meaning of indirect tax and direct tax. We had studied what is basic differences between direct tax and indirect tax. In direct tax we are already seen the advantages of direct tax as well as disadvantages. जैसे advantages क्या है direct tax के? Equity, certainty, elasticity, productivity and people's consciousness. Demerits हम लोग कर रहे थे lack of popularity, evasion, people's indifference and discriminative to work and say. तो ये इंडिफरेंस है, ये डीमेरिट्स है डायरेक्ट टैक्स के. वैसे ही एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग देख लेते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है. पहला एडवांटेज इनडायरेक्ट टैक्स का, एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट. फाइन, एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट इन द टैक्स स्ट्रक्चर इफ़ यू आर पुअर or if you are rich. But if you are going to spend some of the income of yours in specified goods and activity which are in bracket of indirect tax, you are going to pay tax directly or indirectly. अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो और नहीं आते हो, अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, लेकिन ऐसी सर्विसेज और ऐसे गुड्स जिस पे इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, लेवी किया है, अगर आप वो गुड्स सर्विस परचेज कर रहे हो तो आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करके गवर्नमेंट के टैक्स स्ट्रक्चर में आ रहे हो. दे आर कन्वीनियंट है. कोई स्लैब सिस्टम की ज़रूरत नहीं है कि कौन जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, कम कमाता है वो कम पे करेगा. कोई भी ब्रैकेट शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ गुड्स और सर्विसेज पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा वही रेट फिक्स करना है. नाउ दे कैन नॉट बी इवेडेड. हाँ, इसमें कोई इवेशन नहीं होता. इनडायरेक्ट टैक्स में कंज्यूमर होता है, कहाँ पे होता है? पेयर के स्लैब पे आप टैक्स पे कर रहे हो. इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने रेस्टोरेंट में खाना किया, यू हैव टू पे. वो जो रेस्टोरेंट का ओनर है वो पे करेगा या नहीं करेगा वो अनदर मैटर हो गई. लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर, एज इन अ फॉर्म ऑफ और इन अ प्लेस ऑफ कंज्यूमर, यू हैव टू पे इनडायरेक्ट टैक्स वॉट एवर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पे इवेशन पॉसिबल नहीं है. तो ये मेरिट्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए डायरेक्ट टैक्स के. डिसएडवांटेजेस डायरेक्ट टैक्स के क्या है? दे आर स्प्रेड ओवर वाइड रेंज. ठीक है, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो गवर्नमेंट ने फॉलो कर ली है. यानी कि आपने कुछ भी लिया, एक पेंसिल भी ली 2 रुपीज़ की, यू हैव टू पे द टैक्स. कोई भी सर्विस और गुड्स ऐसा नहीं बचा जो जीएसटी के या अदर इनडायरेक्ट टैक्स के ब्रैकेट में, उसके स्कोप में नहीं आया है. तो हमेशा आप कुछ भी स्पेंड करोगे, यू हैव टू पे द टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी रिग्रेसिव. अब ये कैसे? यहाँ पे लिखा है, सिंस इनडायरेक्ट टैक्स इज द सेम फॉर बोथ रिच एंड पुअर, इट कैन डीम्ड अनफेयर टू द पुअर. इनडायरेक्ट टैक्स इज एप्लीकेबल टू एनीवन हु मेक्स द परचेस. तो रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव नहीं है. जैसे इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव था, ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, कम कमाओगे कम टैक्स पे करना पड़ेगा. यहाँ पे रिग्रेशन उसका अपोजिट है कि ज़्यादा कमाओ कम कमाओ उससे मतलब नहीं है. आपने स्पेसिफाई एक्सपेंस किया, स्पेसिफाई सर्विस ली, स्पेसिफाई गुड्स परचेज किया, यू हैव टू पे द टैक्स. नेक्स्ट है, दे रेज प्राइस ऑफ कमोडिटीज़. ऑफकोर्स
अगर जो खाना आपको 500 रुपीज़ में आप बेयर कर सकते हो, उसकी बजाय पे आपको 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अब बहुत सब सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, जो भी टैक्स उनको पे करना होता है गवर्नमेंट को इन अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, वो बर्डन शिफ्ट कर देते हैं एंड कंज्यूमर और कस्टमर पर। समझ में आया? तो कस्टमर ही बेयर करेगा जो भी इनडायरेक्ट टैक्स किसी गुड्स सर्विस पे लगा है। तो ये हो गए मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसका आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया, क्योंकि इसकी शॉर्ट नोट भी आती है, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आता है। आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस ही याद रखना है कि जो टैक्स पासेबल और शिफ्टेबल नहीं है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो टैक्स शिफ्टेबल है, किसी और पर्सन पे आप शिफ्ट कर सकते हो, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की हमने आगे यहाँ पे डिस्कशन किया है। शॉर्ट नोट के फॉर्म में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके डिफरेंस, ये 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ लॉज इन इंडिया। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरे टैक्स पर नया पॉइंट है, नया टॉपिक है। पूरा टैक्स स्ट्रक्चर और लॉ स्ट्रक्चर इंडिया का समझाया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ एपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इन इंडिया विच गवर्न्स द टैक्स लॉज इन इंडिया। जितने भी टैक्स लॉ है, डायरेक्ट टैक्स के हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के हैं, वो गवर्न कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उनका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उनके आगे 2 डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT, जो शॉर्ट नोट आपको मोस्ट IMP है, एग्जाम में आएगी, एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। ठीक है। नाउ बोथ ऑफ द बोर्ड्स, जो बोर्ड्स यहाँ पे शो किए हैं, एक मिनट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो यहाँ पे लिखा है both of the boards have been constituted under Central Board of Revenue Act 1963. It is a most IMP for MCQ purpose. ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स किस एक्ट के नीचे उसका कंस्टिट्यूशन हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। CBDT deals, CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स deals with levy and collection of all direct tax, whereas matters relating to levy and collection of central indirect tax are dealt by CBIC। ये डायरेक्ट टैक्स को CBDT जो है वो डायरेक्ट टैक्स को गवर्न करेगा, और CBIC है जो वो इनडायरेक्ट टैक्स एज वेल एज कस्टम्स के जो भी टैक्सेस है, कलेक्शंस है, उसको गवर्न करेगा। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। सॉरी, यहाँ पे एक करेक्शन है, सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स नहीं, बट सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ और रूल्स इन इंडिया, कि इनकम टैक्स एक्ट पूरा और इनकम टैक्स लॉ पूरा इंडिया में कहाँ से गवर्न होता है। एक बात समझो कि इनकम टैक्स है वो पीपल के इनकम पे लगता है। हर एक बार कितना % इनकम टैक्स होगा वो अलग हो जाएगा हर एक फाइनेंशियल ईयर। जिसका बजट बाहर पड़ेगा, जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं, वो बाहर होता है हमारे पार्लियामेंट में इन मंथ ऑफ फरवरी इन ईच ईयर। तो वो बजट बनाने के लिए और वो इनकम टैक्स रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के लिए कहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेफरेंस लेती है वो शो किया है। तो नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 सोर्सेस हैं इनकम टैक्स लॉज के। पहला तो इनकम टैक्स एक्ट 1961,
जो अमेंडेड अप टू डेट, जितने भी अमेंडमेंट हुए, अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस, अप टू डेट यानी कि आज दिन तक जितने भी चेंजेस हुए वहाँ से बेस लेके हर एक बार नए टैक्स रेट्स, नए इनकम टैक्स रूल्स, नए इनकम टैक्स प्रोविजंस आती है. द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स extends to whole of India and become effective from 1st of April 1962. Section 1. The Act contains the provision for determination of taxable income. Taxable income कितनी होगी हर एक साल. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, उस टैक्सेबल इनकम पे कितने % से टैक्स हम लोग लेंगे, स्लैब सिस्टम से लेंगे, स्टेप सिस्टम से लेंगे. ये स्लैब सिस्टम क्या है, स्टेप सिस्टम क्या है, इसकी भी शॉर्ट नोट आती है जो हम आगे देखेंगे. प्रोसीजर्स फॉर असेसमेंट, असेसमेंट यानी कि कैलकुलेशन कितना होगा टैक्स, वो कैसे होगा. अपील, हमको नहीं चाहिए इतना टैक्स, हमको ज़्यादा लग रहा है तो आप अपील करो. पेनल्टीज़ एंड प्रोसिक्यूशंस, पेनल्टीज़ भी लग सकती है अगर आपने टैक्स लेट पे किया तो. पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़. तो इनकम टैक्स एक्ट ये 4 बातें जो बताई है वो स्पेसिफाई करता है. एनुअल अमेंडमेंट्स, एनुअल अमेंडमेंट्स जो हर एक साल में कुछ ना कुछ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अमेंडमेंट होता है वो बोला है. द इनकम टैक्स एक्ट अंडरगो सेवरल अमेंडमेंट्स फ्रॉम द टाइम इट वॉज ओरिजिनली एनेक्टेड थ्रू यूनियन बजट. यूनियन बजट मैंने आपको कंसेप्ट समझाया. हर एक मंथ ऑफ फरवरी में यूनियन बजट आता है. एवरी ईयर अ फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. The bill contains various amendments which are sought to be made in the areas of direct and indirect tax levied by the central government. When the finance bill is approved by both the House of Parliament, upper and lower house, and receives the assent of the President, President भी अपनी साइन लगा देते हैं, it becomes Finance Act of each year. The provision of such Finance Act are thereafter incorporated, incorporated यानी include करना in the Income Tax Act. If on the first day of April of the assessment year की concept बाद में समझाएंगे, the new Finance Act has not been enacted, the provision in force in the preceding assessment year or the provision proposed in the finance bill before the parliament, whichever is more beneficial to the assessee, will apply until the new provision become effective. यानी कि किसी ईयर में आप फाइनेंस बिल नहीं प्रेजेंट कर पाए पार्लियामेंट में तो प्रीवियस ईयर का फाइनेंस बिल एक्ट जो भी है वो लागू हो जाएगा. तो एनुअल अमेंडमेंट्स क्या है, आपको यही लिखना है कि एनुअल अमेंडमेंट्स जो हर एक फाइनेंस बिल में यूनियन बजट में होता है और जब वो फाइनेंस बिल आपका फाइनेंस एक्ट बन जाता है उनको हम एनुअल अमेंडमेंट्स बोलते हैं. और वो एनुअल अमेंडमेंट्स हर एक बार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पोर्शन 1961 में इनकॉर्पोरेट हो जाता है. नेक्स्ट है इनकम टैक्स रूल्स 1962. अब ये बनाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसको बोलता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. उनको उनके कमिश्नर को जो भी लगे कि भाई ये रूल्स हमको गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए पूरी इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को चाहिए तो वो रूल जो बनाएगा वो भी इनकम टैक्स रूल इनकम टैक्स एक्ट में आ जाएगा. नेक्स्ट है दीज रूल्स आर वॉज मेड फर्स्ट इन 1962. नेक्स्ट है सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस बाय CBDT. कोई प्रोविज़न ऐसी होती है जिसमें एम्बिग्यूटी रह जाती है तो CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या करता है, उसका एक्सप्लेनेशन देता है. तो वो रूल्स और एम्बिग्यूटी जो नलीफाई करने के लिए जो रूल्स एंड नोटिफिकेशंस निकालते हैं वो भी इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स लॉ स्ट्रक्चर के लिए एक सोर्स है. मोस्ट टाइम पे नीचे है जुडिशियल डिसीजंस. मैंने पहले भी बोला कि 2 डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा जुडिशियल. एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या करेगा कि भाई कितना टैक्स लगेगा, जो भी टैक्स एक्ट बना हर एक फाइनेंशियल ईयर में यूनियन बजट में वो पूरा गवर्न करने का काम करेगा. कितना असेसमेंट होगा, कितना टैक्स कलेक्शन होगा, कैसे टैक्स कलेक्शन होगा,
वो पूरा इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देखेगा। लेकिन जुडिशियल डिपार्टमेंट है, अगर किसी टैक्स पेयर को लगता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है या गलत वे में कैलकुलेट हुई है, जिसे टैक्स ज़्यादा पे करना है, तो वो अपीलेट यानी कि कोर्ट में जा सकता है। जो इट इज़ वन काइंड ऑफ अ कोर्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको पावर्स भी सिविल कोर्ट के जजेस के तक के मिलते हैं। वहाँ पे अपील करके जो भी डिसीजंस आते हैं वो भी डिसीजंस जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है, चुकादा, तो वो भी इंक्लूड हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये 5 सोर्सेस है, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस इन इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से स्टार्ट होके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट है टैक्स सिस्टम इन इंडिया। टैक्स सिस्टम 2 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। You can see on the screen the tax system in India allows for 2 types of tax, direct tax and indirect tax. डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ऑक्ट्रॉय, लेविड ऑन गुड्स विच मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सर्विस टैक्स, जीएसटी, ठीक है, तो ये रिपीटेशन ही है। Some of the taxes GST replaced include. Now GST it is a most IMP नया एक्ट है 2017 में ही एप्लीकेबल हुआ है, तो उसके बारे में एग्ज़ाम में आ सकता है। इन इंडिया द 3 गवर्नमेंट बॉडीज़ collected the direct and indirect tax until 1st of July 2017 when Goods and Service Act was implemented. GST incorporates many indirect taxes levied by the state and central government. What does GST means for your money? पहले तो 1st of April 2017 के पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे थे इंडिया में, लेकिन 2017 में गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि ये सारे टैक्स नलीफाई करके वाइड करके एक नया टैक्स स्ट्रक्चर लाएंगे जो इनडायरेक्ट टैक्स में सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट को कवर कर लेगा, जिसका नाम दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने कितने टैक्स को वाइड किया, नलीफाई किया, तो उनका नाम दिया है सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सर्विस टैक्स एंड परचेज टैक्स। बहुत सारे इसके आगे भी टैक्सेस नलीफाई है जो आपकी बुक सुधीर प्रकाशन में दिया है। पहले तो जीएसटी क्या है उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। It is a multi-stage destination-based tax. Multi-stage destination-based tax. Multi-stage because it is levied on each stage of supply chain, right from the purchaser of raw material to sale of finished product to end consumer. Whenever there is a value addition and each transfer of ownership. Destination based become the final purchase is the place whose government can collect GST. If a fridge is manufactured in Delhi but sold in Mumbai, the Maharashtra government collect GST. A major benefit is simplification of taxation in India for government bodies. ये GST के 3 important point यहाँ पे मैंने शो किए हैं। पहले तो ये मल्टी स्टेज डायमेंशन, तो स्टेज और डेस्टिनेशन स्टेज डेस्टिनेशन 2 वर्ड दिए हैं। स्टेज यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस का हर एक स्टेज, जैसे कि आपको कोई चेयर बनानी है तो पहले रॉ मटेरियल में क्या आएगा, वुड्स, तो वुड्स जहाँ से पे करोगे वहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा। फिर वो चेयर बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे चेयर बनेगी, तो हर एक चेयर बन गई तो वहाँ पे फिर वापस जीएसटी। फिर नंबर 3 वो चेयर पॉलिशिंग के लिए गई तो वहाँ पे जीएसटी, वो चेयर कलर के लिए गई वहाँ पे जीएसटी। तो जब तक वो प्रोडक्ट
रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होती, और जितने भी स्टेज आते हैं और ऑनरशिप आती है, ऑनरशिप यानी कि आज वो चेयर रॉ मटेरियल के फॉर्म में थी पर सप्लायर के पास, वुड्स के सप्लायर के पास, वो कन्वर्ट होके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास गई तो वो चेयर उसकी हो गई। फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकल के कलर का जो भी करने वाला है उसके पास गई तो वो कलर वाले की हो गई। तो ये जो ऑनरशिप राइट चेंज होते हैं तो उसको मल्टी स्टेज बोलते हैं। डेस्टिनेशन वो चेयर जहाँ पे भी बनी, लेकिन समझो वो चेयर बनी चेन्नई में और उसका सेल हुआ गुजरात में, तो गुजरात गवर्नमेंट इज़ लायबल टू कलेक्ट द जीएसटी ऑन दैट चेयर, तो उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। जीएसटी क्या है? मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन टैक्स। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, डायरेक्ट टैक्स है जो इनकम टैक्स है वो कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। समझ में आया? और जीएसटी जैसा इनडायरेक्ट टैक्स है वो कलेक्ट करने की राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट आपको समझना है। नाउ जीएसटी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। जैसे आपने कहीं पे भी बिल देखा होगा तो वहाँ पे CGST और SGST तो लिखा ही होगा। CGST क्या है? सेंट्रल गुड्स ऑफ stands for Central Goods and Service Act. The central government collect this tax on intrastate supplies of goods and services. GST जो है वो कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करेगा, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले जाएगी। जैसे आपने कहीं पे भी पेट्रोल भराया तो पेट्रोल के नीचे देखना वहाँ पे भी CGST और SGST लिखा होगा। तो CGST वो पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और SGST वो पैसा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो भी स्टेट है। समझ में? इसी वजह से क्या होता है कि GST के रेट्स हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं, और उसी वजह से हर एक स्टेट में पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस भी अलग अलग होते हैं। तीसरा है IGST, स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया कि चेयर बनी चेन्नई में और उसका सेल हुआ गुजरात में, तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस, तो वो आ जाएगा IGST। ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो ये पूरा हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हुआ, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स और टैक्सेशन, जहाँ पे हमने स्टडी किया व्हाट डू यू मीन बाय द टैक्सेशन, टैक्सेशन का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, फिर टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कितने टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उनका मीनिंग, उनका डिफरेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, मोस्ट आईएमपी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज इन इंडिया, सोर्सेज ऑफ टैक्स इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया, कितने सोर्सेज हैं? 5 सोर्सेज हैं। और पूरा टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स सिस्टम इन इंडिया, जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, और नया हमने स्टडी किया GST, जो इन इंडिया 3 गवर्नमेंट जो GST जो इंडिया में विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 में आया। ठीक है। तो आज हम ये लेक्चर में इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक डेफिनेशन और बेसिक डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया, जो आपके सिलेबस में यहाँ से होगा। सेकंड, इनकम एग्रीकल्चर इनकम असेसी, एग्रीकल्चर इनकम असेसी पर्सन, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर एंड अदर टर्म्स रिलेवेंट टू द सिलेबस। तो ये डेफिनेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।